नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आज 3 महीने से जो विराम लगा हुआ है मंत्रिमंडल में, आज पूर्ण मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। पहले 5 मंत्री थे और अब 33 मंत्री हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल का जो निर्णय हुआ है वहां पे ये निकल के बातें सामने आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा बना हुआ है। उनके अब 11 मंत्री हो चुके हैं और इन्हीं सब बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सनत कुमार जैन जी, जो हमें पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार बताएंगे और आगे क्या चुनौतियां रहेंगी, सरकार की क्या कुछ रहेंगी, उस सब चीजें लोगों की हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है 3 महीने से। जो मंत्रिमंडल था वो चल रहा था 5 मंत्रियों के थ्रू, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे 33 मंत्री हो गए हैं, तो इसकी अब राजनीतिक स्थिति क्या बनेगी? देखिए ये पहली बार मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल निर्माण को लेकर गतिरोध बना हुआ था, और पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से मंत्रिमंडल को बनाने के लिए एक भाजपा में पूरा उथल पुथल होती रही है, तो मंत्रिमंडल तो बन गया जी। लेकिन इस मंत्रिमंडल में बहुत सारे भाजपा के वरिष्ठ जो विधायक थे, जो पूर्व मंत्री थे, वो नाराज हो गए हैं। और एक कामराज योजना पहले कभी 50 साल पहले कांग्रेस में आई थी, जी। ठीक वैसे ही स्थिति इस बार मध्य प्रदेश में कामराज योजना की तरह जी। वरिष्ठ विधायकों को और मंत्रियों को सरकार ने मतलब उसमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उनके स्थान पर नए चेहरे लाए गए हैं। तो ये नए चेहरे लाने के बाद ये मंत्रिमंडल किस तरीके से काम कर पाएगा? जी। पुराने भाजपा के जो मंत्री हैं, जो मंत्री बनना चाहते थे और नहीं बन पाए, हाँ। वो क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये कहना मुश्किल है। फिर दूसरा, 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 13 सदस्य कांग्रेस के बागी विधायक बने हैं। जी। तो इन बागी विधायक को भाजपा के शीर्ष नेता और किस तरीके से लेते हैं, तो ये कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये भी निकल के आ रही, जो 13 जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, 13 लोगों ने, वो विधायक भी नहीं है और पहले मंत्री भी नहीं रहे। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है जी। कि एक मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में निर्वाचित विधायक नहीं है, जी। और जो मंत्री बने हैं वो इस्तीफा देके और पुनः चुनाव लड़ेंगे। जी। तो अब उनको मंत्री इसलिए बना दिया गया है कि वो चुनाव जीतना जरूरी है। तो शायद ये भी एक भाजपा की रणनीति रही होगी कि जो विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देके हमारे पास आए थे, तो हम उन्हें मंत्री बना दें, ताकि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में मंत्री बनने के बाद चुनाव अच्छे तरीके से जीत के आ जाएं, और उन्हें ये कोई शिकायत नहीं हो कि मैं मंत्री नहीं बन पाया था इसलिए मैं नहीं जीत पाया। तो मेरा ख्याल है कि सिंधिया समर्थक जितने लोगों को उन्होंने चाहा तो मंत्री बना दिया, और ये माना जा रहा है कि मंत्री बनने के बाद ये चुनाव जरूर जीत जाएंगे। जी, ऐसा भी है कि 13 बागी विधायक, जैसे आपने कहा, मंत्री पद की शपथ ली है, तो सरकार चलाना कितना बेहतर है, कितना मुश्किल होगा इस सब चीज? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ उपचुनाव होने वाले हैं, जी। 3 महीने 4 महीने में उपचुनाव होंगे, बरसात शुरू हो गई है, और जनता की अपेक्षाएं मंत्री बनने के बाद उस क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। अब ये जो मंत्री बने हैं, ये जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? करीब 90% मामलों में ये माना जाता है कि जो बहुत कम समय के लिए मंत्री बने चुनाव के ठीक पहले, और वो जब चुनाव लड़े तो हार गए, तो उसका कारण ये होता है कि मतदाता और उनके समर्थक, वो उनकी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, और ये माना जाता है कि आप मंत्री बन गए तो सब कुछ कर सकते हैं, और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो यही बात उनके खिलाफ चली जाती है और चुनाव हार भी जाते हैं। तो ये खतरा तो है। दूसरी चीज, आपने यहाँ देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ये कहते आए हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। अब भाजपा में 2 टाइगर हो गए, तो अब इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये टाइगर वाली बात है, जी। तो उसको जैसे शिवराज सिंह जी ने, जब वो सत्ता में नहीं थे, तब उन्होंने सरकार को धमकाने के लिए बोला था कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर का अर्थ ये हो गया कि जब वो मुख्यमंत्री थे और जो करना चाहते थे वो कर लेते थे। वही संदेश उन्होंने जनता को देना चाहा था। तब तो ये बात समझ आती थी, लेकिन अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सत्ता दल में हैं, और मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान हैं ही। तो ऐसे में दोनों को टाइगर कहना और अभी भी टाइगर की तरह व्यवहार करना, तो मुझे लगता है कि अभी भी जैसे वो विपक्ष में हों और विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं,
अब तो उनको सरकार की भूमिका अदा करनी पड़ेगी, और अब कहने से काम नहीं चलेगा, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जो कर्ज माफी किसानों की उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए घोषणा पत्र में कही थी, और जिन वादों को लेकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, तो अब उन्हें इन 3 महीने 4 महीने में उसका डिलीवर करने की जिम्मेदारी भी होगी। अब वो ये कह के नहीं बच पाएंगे कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में सरकार छोड़ी, आर्थिक स्थिति ये वो, अब ये सारे बहाने अब ना तो शिवराज सिंह चौहान साहब बना पाएंगे और ना ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब बना पाएंगे, तो ये प्रेशर तो रहेगा। और 13 बागी विधायकों के मंत्री बनाने के पीछे भाजपा की क्या कुछ रणनीति? बस रणनीति यही है कि वो चुनाव जीत के आ जाएं, और जब मंत्री बन जाते हैं तो लोगों को, क्षेत्र के लोगों को आशा होती है कि हमारा मंत्री है और हमारे क्षेत्र का विकास होगा, तो ये एक धारणा बनी रहती है कि मंत्री बन जाने के बाद वो लोगों को विश्वास जगता है कि नहीं, ये हमारा विकास करेंगे क्षेत्र का, क्योंकि अब मंत्री बन गए हैं। तो इसी ध्यान को रखते हुए भाजपा ने उनको बड़ी मुखरता के साथ मंत्री तो बना दिया है। अब ये चुनाव जीतना और नहीं जीतना, ये वहाँ के मतदाता और उनके समर्थक और कांग्रेस भाजपा के जो समर्थक हैं, क्योंकि इन सभी सीटों में जितने भी चुनाव हो रहे हैं लगभग 23 सीटें कांग्रेस की थी। अब वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता उनके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, वो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत इन जो मंत्री बने हैं या जो विधायक फिर से चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे उपचुनाव में, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो दो ही तरफ से मतलब उन्हें सपोर्ट मिलता कि नहीं मिलता है, ये बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। दूसरी चीज ये भी देखने में आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं या जो कांग्रेस से आए हैं वो ज्यादा मंत्री बने, 13 मंत्री बने, तो ऐसा कहा जा रहा है कि सिंधिया का दबदबा भाजपा में या प्रदेश सरकार में ज्यादा रहेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुनियोजित रूप से, क्योंकि ये सारे समर्थक माने जाते थे कि सिंधिया समर्थक हैं, और उन्होंने सिंधिया जी की बात मान ली और उपचुनाव के पहले उनके जितने समर्थक चाहे उन सबको मंत्री बना दिया। अब यदि ये सबको चुनाव जिता के लेके आते हैं तो ये भाजपा की सरकार बनाए रखने के लिए एक अच्छा सेगमेंट है, लेकिन यदि सिंधिया अपनी पूरी सीटें जिता के नहीं ला पाते हैं तो भाजपा में वो होते हुए भी नेपथ्य में चले जाएंगे, और ये एक हिसाब से उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर डाल दी है कि आप अपने लोगों को जिता के लाइए। सर, एक बात और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, जिस तरह से पिछले चुनाव की बात करें तो कमलनाथ जी ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा था भाजपा के खिलाफ। अब देखा जाएगा कि शिवराज और सिंधिया साथ में चुनाव लड़ेंगे और विरोध में होंगे कमलनाथ, तो किस तरीके की स्थितियां बनने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में इतने कम समय में और इतने बड़े परिवर्तन कैसे फेस करेंगे लोग, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, देखने लायक। तो आप देखिए कि जब माफ करो महाराज, ये शिवराज सिंह चौहान कहते थे, और वही महाराज अब उनके साथ होंगे। तो अब जब वो साथ में चुनाव प्रचार करेंगे तो क्षेत्र की जनता उनको किस रूप में लेगी, और कैसे, जिस तरीके के ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर पहले भाजपा के लोग आरोप लगाते थे, अब वही लोग उनके समर्थन में बात करेंगे। तो इसमें जनता के बीच में क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ये बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। दूसरा, जैसे कमलनाथ के आने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिंदा हो गई। पिछले 15 सालों में दिग्विजय सिंह के 2003 में जाने के बाद कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और दिग्विजय सिंह की एक ढपोर संघ के नाम पे या वो पूरा मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। एक इमेज इन्होंने बनाई थी और वो हर चुनाव में इनको मदद करती थी। लेकिन पिछले चुनाव में कमलनाथ जी ने जो मेहनत की, वो कमलनाथ जी की पिछले 15 महीने के शासन में जो एक इमेज बनी है, तो उसमें सबसे सशक्त कांग्रेस लीडर के रूप में कमलनाथ स्थापित हो गए हैं। अब भाजपा को शायद ये लगता होगा कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो ये दिल्ली वापस चले जाएंगे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के नेता कभी भाजपा ने इनको माना नहीं, ये हमेशा ये मानते थे कि ये दिल्ली के नेता हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि अब कमलनाथ भी मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से रुचि ले रहे हैं। तो भाजपा की चिंता का विषय ये है
कि वो कांग्रेस से तो आसानी से निपट सकते हैं यदि कमलनाथ का नेतृत्व नहीं हो। तो अब इस बार वो सिंधिया को सामने ला के और कमलनाथ के नेतृत्व को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत स्तर पर चोट पहुंचा सकते होंगे, ये मेरा ख्याल से भाजपा की रणनीति होगी। सर एक बात और मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, उन्हें पूरी रणनीति पता है कांग्रेस की कैसी रणनीति होती है, वो बनाते आए हैं, तो क्या कुछ फायदा भाजपा यहाँ पे उठाएगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक्सपीरियंस का? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा उपयोग करेगी जी। और उन्होंने जैसे जब उन्होंने भाजपा में प्रवेश लिया था और पहली बार मध्य प्रदेश आए थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में शिवराज सिंह के मुंह से खुद ब खुद निकल गया विभीषण। तो अब भाजपा का ये सोचना है कि महाराज के इसमें आ जाने से हम कांग्रेस की पूरी जड़ों को मतलब खोखला करने में मदद मिलेगी और इसका पूरा भाजपा उपयोग करेगी और महाराज को मतलब जितना भी उनका कांग्रेस का चुनाव लड़ने का तरीका है, फंडिंग है, सोर्स है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाए, इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा उपयोग भाजपा करेगी और उनसे कराएगी। अब ये अलग बात है कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में क्या आता है या कमलनाथ को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं या कमलनाथ की भी राजनीतिक परिपक्वता और योग्यता का परिचय इस उपचुनाव में होगा कि वो इन सब परिस्थितियों में भी कैसे अपने इस उपचुनाव में कितने लोगों को जिता के ला पाते हैं। और दूसरी चीज और निकल के आ रही है, मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके पत्ते कट गए, अपने मंत्री पद की शपथ मतलब मंत्री नहीं बनाया गया है, तो अब यहाँ पे नाराजगी भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगी? देखिए, जब भाजपा की सरकार है और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें जिस तरीके से वरिष्ठ मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को जो इस बार मंत्रिमंडल में आने के बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, तो कल रात में देर रात तक संगठन के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने उन्हें समझाया है कि आप लोग चुप रहे, आपको हम और दूसरे तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। तो अपेक्स बैंक है, जिला सहकारी बैंक है और निगम मंडल है, इनमें इनको एडजस्ट करने की कोशिश 8-15 दिन में हो सकती है, लेकिन ये जल्दी नहीं हुई। तो एक और शिवराज सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा कि जल्दी कर रहे हैं और कई वर्ष निकाल देते हैं। तो इस बार जो वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि ये 1-8 महीने के अंदर उनको एडजस्ट नहीं किया गया तो ये लोग नाराज होकर कहीं अपनी नाराजगी अलग अलग तरीके से व्यक्त भी कर सकते हैं। तो ये कहना सही होगा कि आने वाला समय देखने वाला होगा किस ऊँट करवट बैठता है। आज ही जो चर्चा थी कि विजय शाह और गोपाल भार्गव जी को मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल किया गया कि वो उन्होंने अपने विद्रोही तेवर दिखाए थे। अब ये मैसेज आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब और सब जगह जाएगा और एक दबाव की राजनीति अब भाजपा में शुरू हो गई, जो पहले कभी नहीं होती थी। तो अब ये दबाव की राजनीति में मुख्यमंत्री जी कैसे काम कर पाएंगे और खास तौर से ये जो 13 विधायक, जो 13 नए मंत्री बने हैं जो कांग्रेस की मूल विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, तो वो कैसे इनके साथ एडजस्ट हो पाते हैं या सरकारी कामकाज में वो मुख्यमंत्री के कितने भरोसेमंद साबित होते हैं, ये तो समय ही बताएगा। अभी कहना जल्दबाजी होगी। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज के प्रधान संपादक हैं सनत कुमार जैन जी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है, लेकिन आने वाला समय बताएगा। उपचुनाव होने हैं, 13 बागी मंत्री हैं, कांग्रेस के हैं, वरिष्ठ विधायक भी हैं, तो आने वाला समय बताएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कितना कारगर साबित होता है, कितना अच्छा होता है या फिर अंतर्कलह सामने आती है। फिलहाल खास मुलाकात पे इतना ही।